नमस्कार, बहुत स्वागत व्यूअर्स आप सभी का। आप देख रहे हैं आपका प्रोग्राम कहानी कुर्सी की। मैं रोज की तरह सौरभ शर्मा आपके साथ, और आज बहुत सारी खबरों पर हम लोग बात करेंगे। और कलकत्ता की खबर जो है वो तो लगातार सुर्खियों में छाई ही हुई है। अब कल ममता बनर्जी ने जो भाषण दिया उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी के सारे नेता और मुख्यमंत्री सभी ममता बनर्जी से सवाल पूछ रहे हैं, उन पर हमलावर हैं। क्या कह दिया था ऐसा ममता बनर्जी ने? उन्होंने कहा था कि अगर मोदी जी का नाम लेकर के, मोदी बाबू अगर बंगाल में आग लगाओगे तो उड़ीसा भी नहीं बचेगा, आसाम भी नहीं बचेगा, मणिपुर भी नहीं बचेगा, बिहार भी नहीं बचेगा। अब इन सारे स्टेट्स के मुख्यमंत्रियों ने ममता जी से कहा है कि आप एक मुख्यमंत्री होकर के ऐसी भाषा कैसे बोल सकती हैं और आप कैसे धमका सकती हैं? हमारे राज्य में आग लगाने की धमकी देने वाली आप कौन होती हैं? इतना ही नहीं, ये सारी बातें अब तो राष्ट्रपति तक भी पहुंचने वाली हैं। और कल जो मुख्य बंगाल के बीजेपी के मुखिया हैं, उन्होंने चिट्ठी गृहमंत्री को लिख दी थी कि ये जो बातें ममता बनर्जी कर रही हैं ये एंटी नेशनल बातें हैं, देश विरोधी बातें हैं और इसके ऊपर कोई उचित कार्रवाई की जानी चाहिए। ममता बनर्जी को इस्तीफा देना चाहिए। ममता बनर्जी मांगने से तो इस्तीफा देने वाली नहीं है, इसलिए वही चर्चा जो पिछले कई दिनों से चल रही है कि क्या बंगाल में अब केंद्र सरकार हस्तक्षेप कर सकती है। कोई राष्ट्रपति शासन की बात करता है, कोई धारा 355 की बात करता है, लेकिन क्या ऐसा कुछ मामला विचाराधीन भी है केंद्र सरकार के सामने? इसकी हम लोग बात करेंगे। लेकिन ममता बनर्जी को सफाई भी देनी पड़ी, इस बात पर तो नहीं जिसकी मैंने आपसे चर्चा की। लेकिन उन पर एक आरोप यह भी लगा था कि उन्होंने डॉक्टरों को धमकाया। जो लोग आंदोलन कर रहे हैं डॉक्टर अपनी साथी को इंसाफ दिलाने के लिए, ममता बनर्जी ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने मुझे ये अधिकार दिया है कि मैं आप पर कार्रवाई कर सकती हूं, लेकिन मैंने ऐसा किया नहीं। मैं नहीं चाहती कि आपका करियर खराब हो। अगर एक एफआईआर हो जाती है तो आपको वीजा पासपोर्ट मिलने में दिक्कत होगी, आपका भविष्य खराब हो जाएगा। इस पर सबने कहा कि क्या वो डॉक्टरों को धमका रही थी। इस पर एक सफाई ममता बनर्जी की आई, वो सारी बातें मैं आपको बताऊंगा। मेहमानों से पहले आपको मिलवा दूं, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी हमारे साथ हैं। स्वागत है हर्षवर्धन जी आपका एक बार फिर प्रोग्राम में। विजय त्रिवेदी जी हमारे साथ हैं, बाल कटा के नए नए। स्वागत विजय जी आपका। राशिद किदवई साहब, लोग हजामत बनाने में लगे रहते हैं हमारी। इसका तो जवाब ही नहीं इस मामले में। देखिए इस मामले में समझे। और राशिद किदवई साहब आज प्रोग्राम में आए। राशिद साहब जब प्रोग्राम में आते हैं तो प्रोग्राम में फायरवर्क्स होते हैं सर। दिन में अभी दिखेगा नहीं, महसूस होगा लेकिन। अच्छा फायर और अब देश असली फायर तो इधर है, इसीलिए मैंने आपको ऑप्शन दिया था। ठीक है, अब देश कुमार जी हमारे सामने, बहुत स्वागत है देश जी आपका। लेकिन मामला बड़ा सीरियस है। मैं ममता जी की बात आपको वो सुनाने जा रहा हूं जो कल उन्होंने कही थी, जिस पर इतना हंगामा मचा हुआ है। उनके ऊपर देश के अलग अलग राज्यों में आग लग जाने की धमकी देने का आरोप लग रहा है। उनके ऊपर डॉक्टरों को धमकाने का आरोप लग रहा है। आप उनकी बात पहले एक बार सुनिए, फिर उनको जो जवाब बीजेपी की तरफ से मिल रहा है और उनका जो ये ट्वीट आप देख रहे हैं इसकी मैं डिटेल आपको दूंगा। पहले बयान सुनवा दीजिए। मोदी बाबू আপনার পার্টিকে দিয়ে আগুন লাগাচ্ছেন। मोदी बाबू आपकी पार्टी आग लगा रही है। मैं आपको कहती हूँ कि बंगाल में अगर आग लगाई तो असम नहीं बचेगा, नॉर्थ ईस्ट नहीं बचेगा, उत्तर प्रदेश नहीं बचेगा, बिहार नहीं बचेगा, झारखंड नहीं बचेगा, उड़ीसा भी नहीं बचेगा और दिल्ली भी नहीं बचेगा। आपकी कुर्सी को हिलाकर रख देंगे। चेयर पर कब्जा करने की लड़ाई, हिम्मत है तो वोटिंग से आइए, गोली से नहीं, लाशों से नहीं। सत्ता आपके पास है। कानून क्यों नहीं बनाते कि बलात्कार करेंगे तो फांसी होगी? क्यों नहीं कानून बना रहे हो? मैं अभी भी बोल रही हूँ नरेंद्र मोदी, आपकी पार्टी मुझे कितना जानती है मुझे नहीं पता, लेकिन मैं बता दूं कि जितना फंडिंग करना है बहुतों को आप लोग फंडिंग कर रहे हैं। सब खबर हम लोग रख रहे हैं। ध्यान रखिएगा, उस फंडिंग की हम लोग एंडिंग कर देंगे। আমরা রাখি, মনে রাখবেন ওই ফান্ডিং কে আমরা এন্ডিং করে দেব। अब सोचिए, बात तो सही है। आखिर ममता बनर्जी क्या कहना चाह रही थी? बंगाल जलेगा तो क्यों असम जल जाएगा भाई? क्यों मणिपुर जल जाएगा? क्या मतलब ये कहने के पीछे उद्देश्य उनका क्या था और क्या, या वो बोलते बोलते रॉ में बोल गई? इस पर उन्होंने लेकिन सफाई नहीं दी है। अब उन्होंने और बहुत सारी बातें कही कि मैंने डॉक्टरों को नहीं धमकाया। जो ट्वीट उन्होंने किया इसमें उन्होंने लिखा है कि एक मैलिशियस डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन चल रहा है मेरे खिलाफ एक प्रोपेगेंडा चलाने की कोशिश हो रही है प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, डिजिटल मीडिया में, जिसमें ये कहा जा रहा है कि मैंने डॉक्टरों को धमकाया। वो कह रहे मैंने बिल्कुल ऐसा नहीं कहा, मेरी ऐसी कोई मंशा नहीं है, मैं उनके मूवमेंट को सपोर्ट करती हूँ और ये एलिगेशन पूरी तरीके से झूठा है। फिर इसके बाद उन्होंने कहा कि बीजेपी जो है वो भारत सरकार के जरिए बंगाल में लोकतंत्र को खत्म करना चाहती है, एनार्की क्रिएट करना चाहती है, ये वो कह रही है। जो बात उन्होंने कही थी मोदी सरकार से, मोदी जी का नाम लेते हुए कि कानून क्यों नहीं बनाते, महिलाओं के खिलाफ अपराध में या बलात्कार के मामले में आप मृत्युदंड क्यों नहीं का प्रावधान क्यों नहीं करते, उनको एक जवाब दिया गया। मैं ये आपको पहले बताना चाहता हूं। ये अन्नपूर्णा देवी जो केंद्रीय महिला बाल विकास मंत्री हैं, उन्होंने ममता बनर्जी को एक चिट्ठी लिखी है और इस चिट्ठी में बाकी तो बातें हैं कि कानून जो है उसमें क्या क्या प्रावधान है, सख्त कानून, सख्त आरोप सजाएं हैं, अगर नाबालिग के साथ बलात्कार होता है तो क्या, गैंग रेप होता है तो क्या, उसमें मृत्युदंड का ये प्रावधान है। उसके बाद उन्होंने एक फैक्ट दिया है, ये फैक्ट आपको भी जानना चाहिए।
उन्होंने कहा कि 2019 के अंदर भारत सरकार ने सभी राज्यों के साथ मिलकर पार्टनरशिप में या मतलब साझा तरीके से फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाने का एक फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने की एक स्कीम निकाली थी, जिसमें पॉक्सो के अलग अदालतें बननी थी और वैसे महिलाओं के खिलाफ अपराध के लिए अलग फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनने थे। पूरे देश में उन्होंने कहा कि 30/6/2024 तक 30 जून 2024 तक राजा साहब 752 फास्ट ट्रैक कोर्ट बन चुके हैं, जिसमें से 409 एक्सक्लूसिवली पॉक्सो के मामले डील करते हैं। फिर उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में 2023 जून 2023 तक हालांकि ऐसा एक भी कोर्ट नहीं बना था। तो ममता बनर्जी से कह रही हैं कि आप जो मुझसे मांग कर रही हैं, आप देखिए आपने क्या किया, एक भी फास्ट ट्रैक कोर्ट उन्होंने नहीं बनाया और 2024 तक मात्र 7 फास्ट ट्रैक कोर्ट अभी शुरू होने जा रहे हैं। तो हम वो कह रहे हैं कि आप कथनी करनी में फर्क है। जी देखिए सौरभ, हमें समझना चाहिए कि फास्ट ट्रैक कोर्ट जो है वो कोई सोल्यूशन नहीं है। फास्ट ट्रैक कोर्ट राजस्थान में हुए बहुत से बलात्कार के मामलों में सजाएं हुई और उसके बाद हाई कोर्ट में या तो उनके सजा कम हो गई या छूट गए, तो उस फास्ट ट्रैक कोर्ट का कोई फायदा नहीं हुआ, उल्टा नुकसान हुआ। देखिए हमें याद है जो निर्भया के मामले में बहुत ज़्यादा एक पूरे देश में एक गुस्सा और गम का माहौल था और उसके बाद नए कानून बनाए गए और उसके बाद के तथ्य क्या कहते हैं। अगर उस समय 22,000 एक साल में 22,000 बलात्कार की घटनाएं हो रही थी, आज वो 32-33 हजार जो है बलात्कार की घटनाएं हो रही है। तो आप इसको संजीदगी से समझिए, समझिए कि इसका कानून बनाना जो है वो एक पहलू है, मैं उसको नजरअंदाज नहीं कर रहा ना उसको कम कर रहा हूं, लेकिन वो पर्याप्त नहीं है। ठीक है। और फास्ट ट्रैक कोर्ट वो भी पर्याप्त नहीं है। असल में बात सबसे बुनियादी बात ये होती है कि मुजरिम को सजा हो। अभी मैं एक रॉयटर्स की रिपोर्ट पढ़ रहा था भारत के बारे में, जिसमें दिया था कि 27% रेट ऑफ कन्विक्शन है, मतलब हर तीसरा या चौथा बलात्कारी जो है वो कानून के दायरे से निकल के चला जाता है। कितने दुर्भाग्य की बात है, शर्म की बात है, अफसोस की बात है। इसके बारे में हम नहीं, ये गंभीर बात है, इस पे आप चर्चा करिए। ये तो देखिए एक वो करने की बात होती है जवानी जमा खर्च की सजाए मौत दे दे। अरे अदालत में सजाए मौत हमें देखिए यहाँ पर कितने पेंडिंग केसेस पड़े हुए हैं जिनको सजाए मौत हो चुकी है और लेकिन नहीं होती, एग्जीक्यूट नहीं होती। 15-15, 20-20 साल से लोग मांग तो यही नहीं है ना, सजाए मौत ही तो मांग रहे हैं। उनका भी राजनीतिक पॉस्चर है। बात तो देखिए जुडिशरी का यहाँ के ऊपर बहुत बड़ा सवाल है। हमने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किए, हमने जुडिशियल रिफॉर्म्स क्यों नहीं किए? अच्छा ठीक है, क्या जरूरत है कि 1960 तक, नहीं आप बात सुन लीजिए, 1960-65 तक हमारा रेट ऑफ कन्विक्शन जो था वो 60% था, अब वो 16% कैसे हो गया? इसका जवाब दें। सारी सरकारें जवाब दें, न्यायपालिका जवाब दे, न्यायपालिका जवाब दे, बिल्कुल ठीक बात है। मैं आप जो उन्होंने जो जिस बात पर सारे बीजेपी वाले फायर हो रखे हैं उन पर कि आग लग जाएगी सभी राज्यों में, ममता जी सोच समझ कर आपको लगता है बोला रॉ में बोल गई? आप मेरे यहाँ पे बोल के देखिए बोलने का जहां तक बात है, वो चाहे कंगना रनौत हो, चाहे गिरिराज सिंह जी हो, चाहे सैम पित्रोदा हो, बड़ी लंबी फहरिस्त है। ममता बनर्जी भी उसमें शामिल हो गई। दरअसल हमारे यहाँ बोलने पे कोई ना कोई टैक्स है, ना रोकथाम है, ना जनता को कोई बहुत फर्क पड़ता है। और जो उन्होंने कहा है गलत कहा है, नहीं कहना चाहिए था, माफी मांगनी चाहिए थी। लेकिन इस तरह की बातें भड़काने वाले भड़काऊ बयान जो है तमाम राजनीतिक दल के तमाम मंच से हो सकते हैं। आप बल्कि सौरभ उंगली पे गिन सकते हैं कि कौन ऐसे हैं जो ऐसे बयान नहीं देते। देने वालों में तो सब राजनीतिक दल शामिल है और खुली छूट है। इस बार शुभेंदु अधिकारी ने इस पर कैसे रिएक्ट किया है वो मैं आपको दिखा दूं। बीजेपी के नेता शुभेंदु अधिकारी खुला ममता बनर्जी थ्रेट कर रहा है, मोदी जी को गिरा दूंगा, इस बार रिवेंज होगा, इस बार हमारा आदमी थोड़ा करेगा कुछ। क्या करना क्या बाकी है ममता बनर्जी? अरे वो तो आज बता दिया मोदी जी को वो गिरा सकता है, उनका पास 29 एमपी है, एनडीए का पास 293 एमपी है, खुद बीजेपी का पास 240 एमपी है। उन्होंने मोदी जी को भी हिला दिया, बोला मैं मोदी जी को गिरा सकती हूं। इतना ताकतवर लीडर बंगाल का है, वो सब बोल सकती है। शी इज नाउ वेरी स्केयर्ड ड्यू टू मैसिव मास मूवमेंट अगेंस्ट दिस मिसरूल। शुभेंदु अधिकारी कह रहे हैं कि ममता बनर्जी डरी हुई हैं, इसलिए वो ऐसे बोल रही हैं, डराने की कोशिश कर रही हैं। अब देखिए हेमंता बिस्वा शर्मा, उन्होंने कई राज्यों के नाम लिए थे, आग लग जाएगी। हर्षवर्धन जी वो कह रहे हैं हेमंता बिस्वा शर्मा आप असम को धमकी देने की आपकी कोशिश कैसी, हिम्मत कैसे हुई? हमें लाल आंखें मत दिखाओ, अपनी असफलता को मत छुपाओ। मोहन मांझी उड़ीसा वाले बोले आपको किसने अधिकार दिया उड़ीसा के बारे में आपत्तिजनक बयान देने का? एन बीरेन सिंह मणिपुर से कह रहे हैं कि आप पूर्वोत्तर को धमकी देने की आपकी हिम्मत कैसे हुई है? मामला बड़ा बन रहा है।
देखिए, मुझे लगता है कि ये तीनों मुख्यमंत्री चूंकि बोलेंगे तो कहा जाएगा भारतीय जनता पार्टी के हैं, लेकिन किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री को कोई सामान्य व्यक्ति बोलता तो वो जेल में होता। ममता बनर्जी मुख्यमंत्री ही, इसलिए सिर्फ धमकी देके काम चल रहा है। अगर मैं भी बोल दूं कि मैं कल बंगाल में आग लगा दूंगा तो कोलकाता पुलिस नोटिस भेजेगी, हो सकता है आपको भी भेजे, आपके शो में हूं, और मुझे तो कहीं बाहर पकड़ते उठा ले जाएगी, पता भी नहीं चलेगा। सवाल यहां यह है कि क्या आप किस जगह पर बैठे हुए उससे आपके स्टेटमेंट पर आपका लीगल कन्विक्शन होगा। देश में आग लगाने की ही बात करने पर शर्जील इमाम को जेल हुई, क्या ममता बनर्जी का कृत्य उससे जरा सा भी कम है? सिर्फ इसलिए कि उन्हें लोगों ने चुन लिया, मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बिठा दिया, तो इसलिए वो कुछ भी बोल सकती हैं। और जिस अंदाज में उन्होंने बोला, कल तो हम लोगों ने उनको सुना ही था, पूरा बांग्ला में बोल रही थी, तो वो तेवर, वो अंदाज उनका आक्रामक था। लेकिन जरा सोचिए, वो कह रहे हैं कि अगर कोई इधर देखेगा भी, यहां लगाएगा तो हम वहां लगा देगा, वहां लगा देगा, कुछ छोड़ेगा नहीं। और अंत में क्या कहती हैं? फंडिंग का एंडिंग कर देगा। सब कुछ फंडिंग से हो रहा है, मतलब ये भी एक बड़ी कमाल की बात है। तो वो तो कह रही है प्रायोजित प्रोटेस्ट, इसीलिए तो कह रहा हूं, आप आरजी कर की घटना पर लोगों का गुस्सा वो फंडेड है। आप जरा सोचिए ना, राज्य का मुख्यमंत्री किस तरह की बात कर रहा है। मैं तो सीधे कह रहा हूं आपसे, वो तो मोदी जी को खुली चुनौती दे रही हैं। मोदी जी क्या कर सकते हैं इसमें? देखिए, मोदी जी, मैं तो बार बार कह रहा हूं कि भाई अगले सत्र में एक लाइन का रेजोल्यूशन लाइए। मैं तो इसको राशिद जी बताएंगे, विजय जी भी मान जाएंगे मेरे ख्याल से, कि भाई क्या जरूरत है 356 की देश में? क्या सर अवधेश जी बताइए, 356 कोई जरूरत है? 355 और 356 खत्म कर दीजिए। राज्यपाल को यह अधिकार ही खत्म कीजिए कि लॉ एंड ऑर्डर ब्रेकडाउन या कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस पर राज्य की कोई रिपोर्ट केंद्र को भेजे। केंद्र को धर्म संकट आप कहना, अगर मोदी जी बंगाल में राष्ट्रपति शासन नहीं लगा सकते तो निरस्त कर देंगे। निरस्त कर देना। अब इससे ज्यादा मैं तो कह रहा हूं कि भाई हमसे तीनों वरिष्ठ लोग हैं, बताएं कि कोई और इससे ज्यादा कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस किसी राज्य में हुई हो। देखिए, दंगा हो जाना, मारकाट हो जाना, किसी जगह पर कोई कुछ दिनों के लिए कितनी खराबी, वो अलग चीज होती है। राज्य का मुखिया उतर के धमकी दे, राज्य का मुखिया वो सीधे अस्पताल प्रशासन के उसमें है, मतलब वो बातचीत कर रहा है। राज्य के मुखिया के इशारे पर लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज हो रही है। राज्य का मुखिया कह रहा है कि दूसरे राज्य में आग लगा देंगे, हमारे राज्य में आग लगी है। तो अब इससे बड़ी कॉन्स्टिट्यूशनल कल तो राष्ट्रपति ने जो एक इंटरव्यू में बोला कि भाई अब बस और अब बर्दाश्त नहीं होता महिलाओं के खिलाफ अत्याचार, लोगों ने उसको एक क्यों की तरह समझ लिया। ये राष्ट्रपति शासन का इशारा तो नहीं है। बहुत से लोग मांग कर रहे हैं बंगाल फिट कैसे राष्ट्रपति शासन। नहीं, देखिए, वो इशारा बिल्कुल नहीं है और वो संवैधानिक पद पे हैं। उन्होंने अपनी निजी भावनाएं प्रकट किया। आप इस पे कह सकते हैं कि उन्हें निजी भावनाएं सार्वजनिक रूप से कहनी चाहिए थी या नहीं कहनी चाहिए थी। लेकिन देखिए, जहां तक राष्ट्रपति शासन का मामला है, वो थोड़ा सा हमें गंभीरता से लेना चाहिए। क्या राष्ट्रपति शासन से उस समस्या का समाधान हो रहा है? देखिए, ट्रायल होना चाहिए और जल्दी होना चाहिए। सेशन कोर्ट होता था, सेशन कोर्ट का मतलब होता था एक सेशन में सजा हो जाए, 2 दिन 3 दिन में सजा हो जाए। आज कहां के ऊपर ये सारा का सारा होता है। सबसे बड़ी बात इसलिए नहीं कह रहे कि वहां पर मणिपुर में क्या हुआ, प्रधानमंत्री का विवेक, प्रधानमंत्री का विवेक जो था वो मणिपुर में भी था। उन्होंने वहां पे भी अपने विवेक का इस्तेमाल किया था, बंगाल में भी अपने विवेक का इस्तेमाल कर रहे हैं। हम एक चीज पर कायम रहे, या तो हम कहें कि जो प्रधानमंत्री ने मणिपुर में किया वो जायज था, ठीक था, तो हम कहें बंगाल में भी ठीक कर रहे हैं। मणिपुर में 355 लगा था कम से कम। वो तो एक नोटिस टाइप का होता है, एक नोटिस होता है, एडवाइजरी होती है वो। आप दो चीजों का अलग होता है, सरकार भंग करना, हटाना। एक मुख्यमंत्री जेल में है, एक मुख्यमंत्री जेल में है और वहां के ऊपर सरकार चल रही है, कोई 356 की बात नहीं। दिल्ली में सही बात है। तो आप दो मापदंड नहीं रख सकते हर्षवर्धन जी, 2 मापदंड नहीं होते। बिल्कुल, ये मैं आपसे पूर्णतः सहमत हूं। मेरा ये मानना है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री को बर्खास्त करना चाहिए। जेल में मुख्यमंत्री सरकार नहीं चलाए, पहली बात। आप सरकार में नहीं है। दूसरी बात ये उसको बर्खास्त करना चाहिए, क्योंकि दूसरा कोई मुख्यमंत्री बने। जेल से सरकार चले, ये हमारे लोकतंत्र की कोई अवधारणा नहीं थी। ये हमारे आज जो फाउंडिंग फादर्स होंगे वो दुखी ही होते इसको देख के, पहली बात। दूसरी बात ये, मणिपुर में 355 का नोटिस भर नहीं आया था। गृह राज्य मंत्री ने वहां जाकर कमान संभाल ली थी। गृह राज्य मंत्री क्या कोलकाता जाएं और 100 आईपीएस ऑफिसर्स के साथ जो मणिपुर में हुआ वो करना शुरू करें? ये ठीक रहेगा क्या? मुझे लगता है कि दोनों का फर्क समझा जाना चाहिए। और एन बीरेन सिंह अगर खड़े होकर कहें कि हम दूसरे राज्य में आग लगा देंगे, यहां हुआ ये कर देंगे, तो शायद मैं तुरंत कहूंगा कि उनको भी हटाकर राष्ट्रपति शासन लगाना चाहिए। क्या कोई और मुख्यमंत्री ऐसा कहा? नहीं पता, लेकिन ये माहौल जो सारा कुछ बन रहा है, ममता जी के खासकर कल के बयान के बाद राष्ट्रपति का इंटरव्यू भी आ गया, सुकांत मजूमदार ने गृह मंत्री को चिट्ठी लिख दिया, सारे मुख्यमंत्री बोल रहे हैं, ये मतलब सब मतलब कि भाई बंगाल इज आउट ऑफ ऑर्डर। नहीं तो लेकिन बाकी दल क्या कर रहे हैं?
हमारे राशिद किजवई जी हमारे मित्र हैं। इस प्रकार के जो देश में बुद्धिजीवी हैं, एनजीओ हैं, एक्टिविस्ट्स हैं, उन्होंने पिछले 3-4 दिनों में जो कुछ भी देश के सामने प्रेजेंट किया है, जो अंग्रेजी अखबारों में आप उसको देख लीजिए। अब फास्ट ट्रैक कोर्ट के विरुद्ध एक अभियान चलाया गया है। अब आप सोचिए जरा, पश्चिम बंगाल का फास्ट ट्रैक कोर्ट का पहले फैक्ट, 4-5 सब्जेक्ट पहलू है, इसलिए सब पर थोड़ा थोड़ा बोलूंगा। पश्चिम बंगाल ने 2 अक्टूबर 2023 को देश भर के अपना फास्ट ट्रैक कोर्ट एक साथ शुरू किया। पश्चिम बंगाल ने नहीं किया। पश्चिम बंगाल ने बहुत दबाव डालने के बाद 30/6/2024, देश सुन ले, 30/6/2024 को फास्ट ट्रैक कोर्ट शुरू किया। और उसमें भी आपको जान होगा 17 केवल किया, जिसमें से 6 केवल महिलाओं के रेप के लिए और पोस्को के लिए है। और 48,600 मामले वहां रेप के उस दिन तक के आंकड़ों के अनुसार लंबित थे। और जब से देश में फास्ट ट्रैक कोर्ट की शुरुआत हुई है, तब से जो मामले देश में, देखिए 1 साल के अंदर जो मामले सोल्व हुए हैं वो करीब 2.5 लाख के आसपास है। ये कोई आंकड़ा नहीं दे रहा है, ये कोई आंकड़ा नहीं दे रहा है कि ये जो है 2,68,000, मतलब आप इतना मामला डिस्पोज किया है, सजा भले कम में हुई है, मामले डिस्पोज हुए हैं। तो मैं कह रहा हूं कि इस देश में यह है कि जहां बीजेपी सरकार होगी वहां लोगों की भाषा बदल जाती है, उस पर भी आप करिए। लेकिन ममता बनर्जी ने जिस प्रकार से, कल तो हम लोग बंगला में थे, हमने सुना नहीं, लेकिन वो जिस प्रकार से बोल रही है कि देश में आग लग जाएगा, मैं कुर्सी हिला दूंगी यहां उतारने का। और डॉक्टरों के बारे में उन्होंने कैसे कहा है, डॉक्टरों के बारे में उनका भाषण सुनिए। वो कह रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने आपसे अपील की है, दिल्ली में तो एफआईआर दर्ज हुआ है, मैंने आपके खिलाफ कार्रवाई नहीं की है, मैं आपका कैरियर बर्बाद करना नहीं चाहती हूं, क्योंकि मैंने एफआईआर कर दिया तो आपका कैरियर बर्बाद हो जाएगा, आपको नौकरी नहीं मिलेगी, आप विदेश नहीं जा सकेंगे। ये भाषा वो बोल रही है। वो बोल रही हैं कि मैं बदले की राजनीति नहीं करी अपने कार्यकर्ताओं से। सुनिए जरा ध्यान से, लेकिन तुम जो है, जब ये लोग मेरे से बदले की राजनीति कर रहे हैं तो तुम मारो नहीं, लेकिन फुफकार तो सकते हो, उठो और फुफकारो, सब सांप बन जाओ। तो ये जो आप इस समय मतलब अपील करने की बजाय शांति की, अगर एक मुख्यमंत्री खड़ा होकर, इससे बड़ा कानून व्यवस्था और संविधान की भी सफाई दी है उन्होंने कि उतना नहीं, उन्होंने कहा है कि जो करना है करो। मैं अभी तक नहीं कह रही थी, लेकिन अब जो करना है वो करो। तो ये तो मतलब विपक्ष का नेता कहे तो समझाने में कि मारने से अगर श्री रामकृष्ण परमहंस जी ने ये बात कही थी, मैंने तो केवल उनकी बात दोहराई थी। मेरा सवाल आपसे ये है, एक चुनी हुई सरकार है, अच्छा मतलब मेजॉरिटी की सरकार है, अगर उसका मुख्यमंत्री आउट ऑफ ऑर्डर काम करता है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम करता है, अगर ये आरोप सही है, आप उसकी अकाउंटेबिलिटी कैसे तय करेंगे? नहीं, इस देश में देखिए, अकाउंटेबिलिटी तो देश में जब तक नैतिक पॉलिटिक्स नहीं होगी, वो छोड़ दीजिए सर, ये तो बहस का कोई मतलब नहीं। मैं पूरी बात आने दी, नहीं बहस का कोई इस देश में ये तो, अरे वही आ रहा हूं, इस देश की अब समस्या ये हो गई है कि आप देखिए जो कुछ भी बोला जा रहा है, देश विरोधी बात को सपोर्ट करने वाला एक इकोसिस्टम देश में काम करता है, और वो कोर्ट में भी जाकर के उसी प्रकार से करता है। कोर्ट को भी उस एक बहुत समय लगता है उसमें फैसला करने। लेकिन अगर ये सरकार है, केंद्र में एक सरकार है, उसका इकबाल रखना है, तो सरकार को इसमें स्टैंड लेना पड़ेगा। ये देश स्टैंड, सर वही तो जानना चाह रहे हैं। स्टैंड ये है कि पहले ममता बनर्जी को सरकारी स्तर पर चेतावनी दे कि आपकी जो भाषा है, ये देश के संविधान, कानून व्यवस्था, ये लोकतंत्र की जो मान्यता है उसके विरुद्ध है, आप अपना वापस लीजिए, या आप कार्रवाई जो भी है, 3-4 ऑप्शन दिया जाए कि आपके खिलाफ एक कार्रवाई की जाएगी और उसकी पूरी तैयारी हो। ऐसे कैसे चलेगा? ये मणिपुर की बात तो इस पर सफाई देना भी उचित नहीं समझा, सफाई भी उन्होंने डॉक्टरों के मामले में अच्छा रहेगा। 37 ऑफिसर मणिपुर गए थे। चेतावनी तो दे मोदी जी, और कुछ नहीं। तो विजय जी इसी को आगे बढ़ाएंगे। गवर्नर साहब भी क्या कर रहे हैं? इससे बढ़िया धनखड़ जी थे सर। अब गवर्नर ने आगे क्या रिपोर्ट दिया, क्या करें, कुछ कर सकते हैं? ममता जी ने जो बोला उसको कोई जस्टिफाई नहीं कर रहा, मेरे ख्याल से कोई जस्टिफाई कर भी नहीं सकता। लेकिन ये सब लीडर्स की क्या है प्रॉब्लम कि वो अपनी कोर कॉन्स्टिट्यूंसी को एड्रेस करते हैं। और जैसे हर्षवर्धन जी कह रहे हैं कि हर्षवर्धन जी, विजय त्रिवेदी, सौरभ बोल दे ये बात, तो अभी प्रोग्राम के बीच में से ही ले जाएगा कोई भी सरकार होगी, कोई पुलिस होगी। लेकिन हम पॉलिटिकल लीडर्स को थोड़ा सा एक विशेषाधिकार देते हैं, और वो उसको ऐसा लेते हैं कि ठीक है, पॉलिटिकल लीडर अपना भाषण दे रहे हैं, उसको कानून और उससे नहीं जोड़ के देख रहे हैं, और वो अपनी कोर कॉन्स्टिट्यूंसी को एड्रेस करते हैं कि भाई उसको क्या करना है, क्या नहीं करना है। मुद्दा यह है कि वेस्ट बंगाल को लेकर भारत सरकार क्या कर रही है। लेकिन जैसे राशिद भाई ने जवाब दिया कि मणिपुर में क्या हुआ, दिल्ली में क्या हो रहा है, तो वो सारी चीज़ें भी सरकारों को देखनी होती हैं, और वहाँ जो राज्यपाल हैं वो क्या कर रहे हैं।
और ममता जी ने जैसे कहा कि भाई वो कहाँ असम में आग लगा दें, उड़ीसा में आग लग जाएगी, दिल्ली में आग लग जाएगी, इनकी वैसे ममता जी की जरूरत नहीं, खुद ही चीफ मिनिस्टर्स काफ़ी हैं। असम के मुख्यमंत्री कह रहे हैं, वो क्या सुना है आपने? वो सुना है आपने कि वो क्या कह रहे हैं? तो इसलिए वो काफ़ी हैं, ममता जी की चिंता करने की ज़रूरत नहीं, ममता जी को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मुद्दा यह है कि क्या राज्यपाल ने ये रिपोर्ट भेजी है, और फिर आप सोचिए 100 से ज़्यादा 120 बार राष्ट्रपति शासन लग गया देश में, उसमें से 79 टाइम्स कांग्रेस सरकारों ने लगाया, उसमें 51 बार इंदिरा गांधी जी ने लगाया। तो क्या वजह है? लेकिन अब क्या हुआ है कि अब बहुत बदलाव हो गए। 79 में से 51 बार 51 बार इंदिरा जी ने लगाया। इंदिरा जी के समय में लगा शासन, 51 बार, 51 सबसे ज्यादा बार। और उसका विरोध कौन करता था, ये बता दीजिए। हाँ, तो वो वही कह रहा हूँ कि उसका विरोध नहीं, लेकिन उससे क्या हुआ, बड़ा बदलाव अभी क्या आया कि अब सरकारिया कमीशन की रिपोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के आदेश, बहुत सारी चीजें बदल गई। अब इतना आसान काम नहीं है, सरकार को देखना पड़ेगा कि यदि वो आदेश मिलता है या वो आदेश देते हैं 356 का, तो वो कोर्ट में जस्टिफाई कर पाते हैं कि नहीं कर पाते। सुप्रीम कोर्ट का छोड़िए, पार्लियामेंट में भी उसको करना पड़ेगा आपको, तो पार्लियामेंट में उसको जस्टिफाई कर पाते कि नहीं कर पाते। कई दिनों से जो लोग राष्ट्रपति शासन के पक्षकार हैं, वो ये कह रहे हैं कि इस बात की मतलब जो कोर्ट करेगा वो करेगा। आपको जो उचित लगता है, एक पॉलिटिकल फैसला लेना है सरकार को, पॉलिटिकल फैसला नहीं लेना सरकार को, ऐसे थोड़ी होता है। पॉलिटिकल फैसला नहीं है ये, सरकार को कॉन्स्टिट्यूशनल फैसला लेना है। ये आप गलत करें कि पॉलिटिकल फैसला है। मैंने कहा जो लोग इसके हक में हैं, आर्टिकल वो संविधान को नहीं जानते। हाँ, आर्टिकल 356 पॉलिटिकल डिसीजन, इट्स नॉट अ पॉलिटिकल इट्स नॉट अ पॉलिटिकल डिसीजन, इट्स ए कॉन्स्टिट्यूशनल डिसीजन, एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन है। तो सरकार को देखना पड़ेगा कि इससे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन का कोई एग्जांपल तो दीजिए। तो ये सरकार को तय करे, राज्यपाल ने लिख कर दिया। तो ये हम लोगों को तो लगेगा ना, सरकार तय करे ना करे, हमें लगे। नरेंद्र मोदी को, मंत्री अमित शाह को नहीं लगता है, लेकिन हमें लग रहा है। और हमें क्या, देश के किसी भी व्यक्ति को जिसको लगता है कि हमने सरकारें चुनी तो किस लिए चुनी, कि मुख्यमंत्री कहेगा कि चलो दंगा करो, मुख्यमंत्री कहेगा कि चलो लड़ो। आप एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं हर्षवर्धन जी, आपको आपत्ति किस बात पे? आपत्ति ये है, मतलब 356 का क्या आपके हिसाब से उसकी जरूरत क्यों है? क्योंकि एक महिला का बलात्कार हुआ और हत्या हुई, हाँ, इस कारण से 356 लगे? ना, किसी भी राज्य में कितना भी बढ़िया प्रशासक हो, कितना भी बढ़िया मुख्यमंत्री हो, दुष्कर्म हो जाएगा, चोरी हो जाएगी, डकैती हो जाएगी, हत्या हो जाएगी, आप रोक नहीं सकते। इंटेंशन सर, जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर बैठा है, अगर वो उस पूरे मामले में लिप्त दिख रहा है, टीएमसी के लोग दिख रहे हैं, डॉक्टर दिख रहा है, पूरा अस्पताल दिख रहा है, और सब छोड़िए उसके बाद मुख्यमंत्री उसको पूरी तरह से खत्म करती दिख रही है। हर्षवर्धन जी, ये सीबीआई के हाथ में है, सीबीआई की रिपोर्ट आने दीजिए। सर, सीबीआई की रिपोर्ट आने दीजिए, अलग बात हो गई ना। वहां मुख्यमंत्री बात कर रहा है कि तर्कसंगत पब्लिक, तर्कसंगत में कहता हूं, सीबीआई की रिपोर्ट आएगी ना, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन हुआ कि नहीं हुआ? ये देखिए सर, मैं कह रहा हूं सीबीआई रिपोर्ट छोड़िए ना, एजेंसी अब हो गया। अभी आप कॉन्स्टिट्यूशनल कह रहे थे, मैं कह रहा हूं कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस है या नहीं है? लॉ एंड ऑर्डर ब्रेकडाउन इससे ज्यादा हो सकता है क्या? आपने एक संगीन आरोप लगाया बंगाल सरकार के ऊपर। आप कह रहे हैं सर, मैंने नहीं लगाया, ममता जी खुद कह रहे हैं। नहीं, बंगाल सरकार जो है वो बलात्कार और हत्या के मामले में लिपापोती कर रही है, मिली हुई है। इसका एक प्रमाण होना चाहिए। प्रमाण होने के बाद ही सरकार फैसला ले सकती है ना कि 356 का मामला। अगर ये सच है, एक घंटा नहीं, तब मैं कह रहा हूं सब छोड़िए। अगर इसका प्रमाण है तो 1 दिन और 1 घंटा भी सरकार नहीं रहनी चाहिए। मैं ये कह रहा हूं, सरकार इसलिए नहीं चुनी गया कि वो बलात्कार के अपराधी को, हत्या के अपराधी को बचा रहा है, उसकी जांच शुरू हो गई, तो दरोगा को हटाओगे भैया कि कहोगे जांच पूरी हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, तब तक वो मार पीट के लठ मार के सबको खत्म कर देगा? दरोगा तो पूरा दिल्ली से आई है। नहीं, दरोगा तो सर राज्य का मुख्यमंत्री होता है। सर, आप आज कैसी बात कर रहे हैं? सीबीआई उसकी जांच कर रही है। सर, सीबीआई तो जांच कर रही है। किसी भी जगह पर डेमोक्रेसी में राज्य का दरोगा कौन? दरोगा मतलब हम कहते हैं कोई सिर्फ थाना थोड़ी ना होता है। कौन सबसे ऊपर बैठा हुआ? दरोगा मतलब मुखिया, मुख्यमंत्री, मुखिया। एक चीज, क्योंकि सर ने फैक्ट दिया विजय जी ने कि कांग्रेस ने 79 बार राष्ट्रपति शासन लगाया, उसमें से 91 बार केवल 51 बार। सर, ये सारे फैसले कॉन्स्टिट्यूशनल थे, इसमें से कितने ओवरटर्न हुए, क्या हम ये जानते हैं अदालतों ने ओवरटर्न कर दिया, या ये पॉलिटिकल फैसले थे? क्योंकि यहाँ बहस हुई कि ये पॉलिटिकल डिसीजन नहीं होता। फैसले पॉलिटिकल होते हैं, आज भी होगा तो पॉलिटिकल होगा, लेकिन है मसला कॉन्स्टिट्यूशनल। बिल्कुल। और मैं कह रहा हूं वो उस जमाने से आगे बढ़ गए हम। सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह के वर्डिक्ट दिए हैं उस पर आर्टिकल 356 को यूज को लेकर, वो बहुत गंभीर है। और उसमें कहा गया कि आपको देखना पड़ेगा, गवर्नर की रिपोर्ट पर भी नहीं है, उसमें यहां तक कहा गया कि केवल गवर्नर को रिपोर्ट भेज दे, क्योंकि वो चाहता है कि इस तरह से वो
वो भी नहीं चलेगा। अच्छा, सरकार को देखना कि क्या वाकई इसके लायक आपको केस आधार बन रहा। justify करना आधार जस्टिफाई करना पड़ेगा, सुप्रीम कोर्ट में आधार जस्टिफाई करना पड़ेगा, और सरकार को संसद में बहुमत मिल गया तो वहां पे पास करवाना देखिए पड़ेगा। मैं इसमें एक छोटी सी मैं इसमें नहीं, एक एक लाइन का संदर्भ जोड़ दीजिए। इतना बढ़िया सबने आधार जोड़ा था कि बाबरी गिरी थी यूपी में, 4 राज्यों की सरकार कर दी, किसी ने कुछ बोला तक नहीं था, और यहां तो कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस है।